नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मोर पाठशाला में। मैं हूं आपका दीपक सर और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 8 बैंकिंग और कराधान, है ना। बैंकिंग और कराधान जो कि आपका अध्याय 8 है। इसमें आप देखेंगे सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता, साधारण ब्याज, है ना, और चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब चीज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोग अभी क्या करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फिर रिक्त स्थान की पूर्ति, फिर लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, ऐसे करके पूरे जैसा ब्लूप्रिंट है, जैसा पेपर में आता है उसी प्रकार से पढ़ेंगे। लेकिन लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से और कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं, कितने क्वेश्चन आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से क्या है। तो कृपया लास्ट तक देखना पूरा वीडियो, है ना। अभी हम लोग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट में मैं बताता हूं, हर वीडियो के लास्ट में बताता हूं कि इस चैप्टर से, किस चैप्टर से कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो वही भी अगर आप करते हो, वही करते हो, तो आपका पास होने के और मतलब उसमें मार्क्स आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि बोर्ड जो है क्वेश्चन अधिकतर रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सावधि खाता में परिपक्वता मूल्य ज्ञात करने का सूत्र। परिपक्वता मूल्य ज्ञात करने का सावधि जमा खाता में क्या है, ए बराबर पी एक धन आर बटे 100 पूरे की घातांक एन, सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सूत्र है ये। इसी प्रकार से आवर्ती खाता में ब्याज गणना हेतु प्रयुक्त सूत्र क्या है, अवधि जमा खाता में दूसरे का ए पी इंटू आर, पी गुणित आर बटे 100 गुणित 1/12 एन धन 1/2, जिसमें से पी आर जो है क्या है, ब्याज है ना। आर ब्याज जो परसेंट होता है, दर होता है, एन जो है समय है ना। इस प्रकार से होगा। अब देखिए यहां पर एक प्रश्न देता है कि यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना 6 माही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को किया जाना चाहिए। अगर 6 माही हिसाब से कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 6 माही, तो वार्षिक दर को क्या कर देंगे, आधा, क्योंकि 6 माही मतलब 6 दूनी 12, 12 महीने मतलब 1 साल, 1 साल को हम क्या बोलते हैं, वार्षिक। उसी प्रकार से देखिए यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना तिमाही, तिमाही मतलब 3 चौक 12, है ना, 3 चौक 12, 3 1 हो गया और 4 बार कर रहे हैं मतलब 1 चौथाई, ठीक है। बहुत ही सरल है। एक व्यक्ति का कर योग्य वार्षिक आय 10 लाख रुपए से अधिक है तो कितना देगा वो, उसके देय आयकर का अधिभार देना पड़ेगा 30%। बताऊंगा कैसे होगा अभी, है ना। मैं आपको दिखाता हूं, इसमें से आ रहे अधिकतर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या, आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, संस्था या कंपनी को दी गई पहचान को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्थायी खाता संख्या, पेन। क्या, स्थायी खाता संख्या। आपके चाहे कितने भी बैंक अकाउंट खोल लो, उसमें पैन कार्ड एक ही लगेगा, पैन नंबर एक ही लगेगा, जो क्या होता है, आयकर विभाग। आप जितने भी बैंक खोलेंगे उसमें कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, किस बैंक में क्या जा रहा है, पैन में पूरा आपका एक ही खाता होता है, स्थायी जमा खाता, जिससे आपको पता चल जाता है। स्थायी खाता संख्या, स्थायी जमा खाता ने स्थायी खाता संख्या बोलते हैं, ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर। अब एक और प्रश्न है, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे क्या कहते हैं, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मूलधन, ठीक है। शिक्षा उपकर खाली स्थान की राशि पर लगाया जाता है, शिक्षा उपकर कर योग्य देय आयकर राशि पर लगाया जाता है, ठीक है। और भी प्रश्न देखिए, किसी व्यक्ति के सभी साधनों से प्राप्त आय पर जो कर लगाया जाता है, सभी साधनों से प्राप्त आयकर, है ना, आय पर जो कर लगाया जाता है आयकर बोलता है उसको, ठीक है। और यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना 6 माही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर आधा लिया जाना चाहिए। क्या, देखिए 10वें का आधा लिया जाना चाहिए। यदि सावधि जमा खाता में तिमाही तो 1/4 लिया जाना चाहिए, ठीक है। देखिए 1/4। वित्तीय वर्ष प्रारंभ खाली स्थान से होता है, कब से होता है वित्तीय वर्ष प्रारंभ, 1 अप्रैल से। कब से होता है, 1 अप्रैल से। वित्तीय वर्ष की समाप्ति कब होती है, 31 मार्च को। आयकर विभाग द्वारा आयकर दाता को दी गई पहचान संख्या क्या कहलाती है, पैन नंबर। क्या कहलाती है, पैन कहलाता है, ठीक है। शिक्षा आयकर, शिक्षा उपकर देय आयकर का खाली स्थान प्रतिशत लगता है 15.3% लगता है, ठीक है। ये सब चीज याद करना है बच्चों आपको, है ना, सॉल्व करने का नहीं है, ये याद करना है। सॉल्व करने का अब हम आते हैं यहां पर। देखिए प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित है, प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित है।
राम ने बैंक में सावधि जमा के रूप में 40,000 रुपए एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया। यदि ब्याज 6 माही संयोजित होता है तो परिपक्वता के पश्चात राम को कितना धन प्राप्त होगा। सबसे पहले ये सावधि जमा खाता है, तो सावधि जमा खाता में हम किस प्रकार से गणना करते हैं, क्या हमारा सूत्र होता है, सूत्र होता है A बराबर P एक धन R बटे 100 पूरे की घातांक n, है ना। n क्या है, टाइम, R क्या है प्रतिशत, दर प्रतिशत, P क्या है आपका, P मूलधन है ना। अब A हमको ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर P हमारा, अच्छा पूरा आप क्या करेंगे, एक एक करके लिख लेंगे क्या चीज क्या होता है। जैसे P हम बोलते हैं किसको, 40,000 जो हमारा मूलधन है, ठीक। R हमारा क्या होता है, R कैपिटल है, स्मॉल है, 10%, ठीक है। और जो समय है n बराबर क्या है, 1 वर्ष, ठीक है। अब देखिए 1 वर्ष में 10% लगता है, लेकिन ब्याज 6 माही संयोजित हो रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, 2 6 माही, ठीक है, 2 6 माही। तो ये कितना हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा, 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2 6 माही। ये 2 6 माही हो गया, 1 वर्ष में 2 6 माही आएंगे, क्योंकि 6 माही में ब्याज क्या कर रहे हैं, ब्याज क्या कर रहे हैं, 6 माही संयोजित हो रही है और 10% ब्याज लग रहा है, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 10 बटे 2 5% हो जाएगा। कितना प्रतिशत हो जाएगा, 5%। सूत्र में लगाते हैं A बराबर P एक धन R बटे 100 पूरे की घातांक n। P क्या है, 40,000, एक धन R है क्या, 5, R तो 5 हो गए, अब 100 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए, है ना। अब देखो यहां पर 40,000, ठीक, एक धन 5 बटे 100 को मैं क्या कर दिया, 100, है ना, और 100 धन 5 पूरे की घातांक 2, 40,000 105 बटे 100 की घातांक 2, 40,000 गुणित 105 बटे 100 गुणित 105 बटे 100, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कट गया, और ये 0 से भी ये 0 कट गया, क्या हुआ, 4 गुणित 105 गुणित 105, ठीक है। जब आप इसको गुणा करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 गुणित 105 गुणित 105, यहां पर आ जाएगा 44,100 रुपए, ठीक है। 44,100 रुपए क्या होगी, परिपक्व राशि, आप गुणा करके ला लेंगे, ठीक है बच्चों। फिर दूसरा क्वेश्चन बोलता है, मोहन ने बैंक में 100 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। कितना, 100 रुपए, ठीक है। आवर्ती की बात हुई तो आवर्ती का सूत्र क्या है हमारे पास बच्चों, आवर्ती जमा खाता का सूत्र क्या है, P गुणित R बटे 100, जैसे कि मैंने आपको पहले ही सही विकल्प में बताया था, 1 बटे 12 n धन 1 बटे 2, ठीक है, पूरा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहां पर मूलधन क्या है, 100, समय क्या है, 5 वर्ष। प्रश्न पहले पूरा पढ़ लेते हैं। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो, 6% वार्षिक हो, तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। 5 वर्ष के लिए जमा किया तो टाइमिंग क्या हो गई हमारा, 5 n हो गया, है ना, और दर कितना है, R 6% से कर रहा है। अब देखिए ये क्या होता है, प्रति माह करता है, कितना रुपए, 100 रुपए। साल भर का करता है तो 5 बार बस कैलकुलेट करते, लेकिन ये प्रति माह 100 रुपए करता है, आवर्ती जमा खाता है ना। तो 5 गुणित 12, 60 महीने तक कंटिन्यू क्या करेगा, 100 रुपए जमा करेगा। तो हम देखिए यहां पर सबसे पहले हमको P मिलता है 100, R मिलता है कितना, 6%, और वहीं पर N टाइम मिलता है 5 गुणित 12, क्योंकि हर माह कर रहा है ना, इसीलिए 60। सूत्र में रख देंगे P गुणित R बटे 100 गुणित 1 बटे 12 n धन 1 बटे 2, ठीक है। P क्या हो जाएगा, 100 गुणित R क्या हो जाएगा, 6 बटे 100 गुणित 1 बटे 12, n क्या है, टाइम हमारे पास 60 धन 1 बटे 2, ठीक है। अब ये 100 से 100 कट गया, ठीक है, 100 से 100 कट गया, और 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1 बटे 2, ठीक है, और 2 तिया 6, 30, इसको कर देते हैं, या फिर 60 गुणित 61 कर दो, काटो मत उसको।
6 दूनी 12 ये तो हो गया है ना, 60 गुणित 61/2। आखिरकार यहां पर काटना ही है हमको उसको, है ना। एक बटे दो गुणित 30 गुणित 61/1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। और 15 गुणित 61 जब आप करेंगे तो आपको 915 रुपए क्या होगा, प्राप्त होगा। ये 915 रुपए क्या है आपका, ब्याज, ठीक है, ब्याज। अब क्या है, मोहन को कुल राशि कितनी प्राप्त होगी, मूलधन गुणित समय धन ब्याज, ठीक है। कुल राशि कैसे निकालेंगे, पी गुणित एन धन ब्याज। ब्याज कितना है, पी क्या है हमारा 100 गुणित 5, अच्छा एन तो हमारा 60 हो गया है ना, 5 साल तक नहीं, अब 60 क्या मंथ में, मंथली जमा करता था, और 915 रुपए ये हमारा 100 60 का 6 के बाद में 3 जीरो लगा देंगे, धन 915 6 915, इतना रुपए क्या होगा उसको ब्याज पूरा प्राप्त होगा, ब्याज को जोड़ के। हमने देखिए पहले ब्याज निकाला कि उसको ब्याज का मिलेगा, और क्योंकि ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उसका जो मूलधन जो जमा कर रहा है 100 रुपए वो भी तो मिलेगा। तो 100 रुपए कितना जमा किया, 100 रुपए के हिसाब से 60 महीने तक जमा किया, वो 6000 हुआ, और ब्याज हमारा कितना था 915, तो 6915 रुपए उसको क्या होगा टोटल प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, समझ आया। ब्याज के साथ मूलधन राशि जो जमा कर रहे हैं वो भी तो मिलेगा ना, कि मूलधन राशि को छोड़ देगा, वो मूलधन राशि भी तो लेके जाएगा ना, इसलिए मूलधन राशि भी मिलेगा। फिर देखिए 2017 के सेट सी में आया था, संतोष कुमार ने छत्तीसगढ़ विकास बैंक में 100 रुपए वार्षिक मासिक आवर्ती जमा खाता 6 माह के लिए खोला। 100 रुपए वाला कितने माह के लिए खोला, 6 माह के लिए। अब देखिए अगर 6 माह के लिए खोला, यदि ब्याज दर 6% वार्षिक हो तो 6 माह पश्चात इसे कितनी परिपक्व राशि मिलेगी। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात कि उसमें 5 साल के लिए था, इसमें 6 महीना के लिए, कितना 6 माह के लिए। 6% वार्षिक है, डायरेक्ट आप गुणा कर देंगे, P गुणित R बटे 100 1/12 गुणित N क्या है 6 माह, क्या है 6 माह। उसको अब देखो 6 माह के लिए ही है, अब मंथली ही जमा कर रहा है, तो साल में होता तो माह में कन्वर्ट करते, लेकिन माह में कन्वर्ट करने का बदलने का परिवर्तित करने का हमको जरूरत पड़ेगा क्या, नहीं। हम क्या करेंगे डायरेक्ट, इसमें क्या है माह में दिया हुआ है तो माह में ही लेकर के n की वैल्यू पुट करेंगे और प्रश्न को हल करेंगे। तो हमको क्या प्राप्त होगा, यहां पर राशि 10 रुपए 50 पैसे इसको प्राप्त होंगे ब्याज। और ब्याज को हम कैसे, ब्याज में क्या करते हैं, कुल राशि जो मूलधन होता है उसके साथ जोड़ करके हम बता देते हैं कि इतना इतना राशि 610 रुपए प्राप्त होगा। 100 रुपए के हिसाब से 600 रुपए 6 महीने का हो गया, और 10 रुपए उसको ब्याज प्राप्त हुआ, 10 रुपए 50 पैसे। ठीक है, एक और प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने भारतीय स्टेट बैंक में 2017 और 2022 दोनों में आया है। देखिए एक व्यक्ति ने भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपए प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है। ठीक है, यदि देखिए फिर 150 रुपए प्रति माह की बात हुई, मतलब 2 साल में कितने माह होंगे, 2 गुणित 12, 12 दूनी 24 माह तक 150 रुपए कंटिन्यूसली जमा करेगा, आवर्ती जमा खाता है तो, है ना। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी। सबसे पहले P बराबर 150 रुपए, उसका क्या आ गया मूलधन। N बराबर क्या हो जाएगा 2 वर्ष, लेकिन माह के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इसीलिए 24 माह। R बराबर कितना परसेंट, 5% हो जाएगा। सूत्र हमारे पास क्या है, P इंटू R बाई 100 इंटू 1/12 N धन 1 पूरे का बटे 2। ठीक है, P गुणित R क्या हो जाएगा 150 गुणित 5 बटे 100 गुणित 1/12, N क्या है 24, 24 धन 1 बटे 2। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, ठीक है, 15/2 गुणित 1/12, 3 पंचे 15, 3 चौक 12। ठीक, इधर का भी हल कर देते हैं, 24 गुणित 25/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 5/4 दूनी 8 गुणित 12 गुणित 25। ठीक है, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक, 5 गुणित 3 गुणित 25/2,
इसको 5×3 = 15 और 15 और इसको आप गुणा करेंगे तो सीधा 187.5 रुपए, ये क्या हुआ इसका राशि। और 150 का क्या कर देंगे 24 से गुना और इसको जोड़ देंगे तो हमको कुल राशि जो है प्राप्त होगी। अब देखिए बच्चों, इतने क्वेश्चन बनाने के बाद हमको ये समझ आया कि अगर और सावधि जमा खाता है अगर माह में करता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले साल को माह में कन्वर्ट करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा। आवर्ती जमा खाता है तो आवर्ती जमा खाता में क्या करना पड़ेगा, अगर माह में दिया हुआ है तो हम सीधा उसको मंथली लिख देंगे। अगर साल में दिया हुआ है और मंथली अगर पैसे जमा कर रहा है, माह में पैसा जमा कर रहा है तो उसको आपको माह में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। साथ में एक चीज और हमको क्या करना है कि आवर्ती जमा खाता सावधि जमा खाता का जो ये सूत्र है वो हमको रटा होना चाहिए, ये जो सूत्र है रटा होना चाहिए। ठीक है, तभी ये प्रश्न बन पाएंगे। अभी तक हमको ये समझ आया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या आ सकता है। ठीक है, इसके बाद चलो अब हम आगे और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। कविता ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपए प्रति माह 5 वर्ष। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 5 वर्ष की बात हुई, 200 रुपए प्रति माह मतलब 5 × 12 60 माह तक करेगी। हल हो जाएगा ना बच्चों। 6% क्या है हमारा, आर जो है दर है ना, पी गुणित आर, ये देखिए बटे 100। यहां पर हमने आर का मान रखा 6 लेकिन एन का मान क्या आएगा 60, क्या आएगा 60, क्योंकि एन का मान देखिए आप समय को 5 लेते लेकिन क्या है मंथली कर रहे हैं, प्रति माह मतलब 5 साल में कितने माह होंगे, 12 से गुणा कर दो, एक साल में 12 माह होते हैं, 12 जब आप गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा 12 पंचे 60, टोटल 60 माह होंगे। एन की वैल्यू, समय की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। ठीक है, सरल है, बन जाएगा। अब मासिक किस्त गुणित किस्तों की संख्या धन ब्याज, 5 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि, मासिक किस्त गुणित किस्तों की संख्या धन ब्याज, ये क्या होता है हमारा टोटल आंसर होता है, लास्ट आंसर होता है। लास्ट हमारा टोटल जो होता है उसको धन मिलता है, ब्याज राशि या फिर 5 वर्ष पश्चात की प्राप्त धनराशि बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए उसी में 5वें में दूसरा भी है कि रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपए, बस नाम चेंज कर दिया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, नाम चेंज कर दिया और थोड़ा सा क्या किया, 6% है वहां पर 5% था बस। ठीक है, इतना सा चेंज किया है। ठीक है बच्चों, फिर से देखिए रवि का भी दे दिया जिसमें 200 वर्ष 5 वर्ष, ये तो सेम ही दे दिया, पूरा सेम दे दिया। इसका आंसर ही मेरे ख्याल से सेम ही आया हो, 13,525। आवर्ती जमा खाता खोलता है 5 वर्षों के लिए, किस्तों की संख्या है ना। देखिए तो बहुत ही सरल है बच्चों, है ना। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 2019 में आया है। पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपए प्रति माह से जमा खाता खोला। अच्छा ठीक है, यहां पर देखिए सीधा सीधा दे दिया है प्रतिशत, क्या दे रहे, दर की प्रतिशत कितनी है। चलिए दर कितनी प्रतिशत वार्षिक उसको लग रहा है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर पहले से बता चुका है कि उसको कितने रुपए ब्याज मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलो ये हल करते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर क्या है, अब हमको दर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 100 रुपए, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 100 रुपए, P बराबर 100। साथ में हमको क्या दिया हुआ है, N दिया हुआ है कितना, 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोलती, कितना 10 साल के लिए, और मंथली जमा करती है प्रति माह 100 रुपए। देखिए 100 तो 10 गुणित क्या कर देंगे 12, तो 120 माह आ जाएगा टोटल। ठीक है, अब इसके बाद R हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, प्रतिशत, लेकिन ब्याज जो है इनको मिलता है 3025 रुपए, 3025 रुपए इनको ब्याज प्राप्त होता है। अब आवर्ती जमा खाता होता है तो हम ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र लगाते हैं, ब्याज बराबर P गुणित R बटे 100 गुणित 1/12 एन धन 1/2। ठीक है, बना के देखेंगे तो सूत्र जो है याद हो जाएगा। ब्याज देखिए क्या है, 100 गुणित R हमको क्या है ज्ञात कर रहे हैं, तो R को हम R लेते हैं बटे 100। ठीक, गुणित 1/12, समय क्या है 120 धन 1/2, और इधर ब्याज हमको कितना है 3025। ठीक है, 100 से 100 कट गया है ना, 3025 और R, ठीक है, गुणित 1/12। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 120 गुणित 121/2, 2 6 का 12, 60 हो गया। ये 3025 बराबर R/12 और 60 गुणित 121। ठीक है, तो 12 पंचे 60, इसको 12 पंचे 60 कर दिए डायरेक्ट, 5 बराबर R गुणित 121 गुणित 5। ठीक, अब R को इधर रखेंगे और सीधा सीधा मैं काटता हूं, है ना, हम थोड़ा सरल करते जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, R को इधर रखेंगे 3000
25 बटे 12 गुणित 5, ठीक है। 5 6 30, ठीक, फिर 0 लगाएंगे और 5 पंचे 25, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 5 से कट चुका और 2 मिनट रुकिए, इसको क्या कर देंगे आप, आर बराबर 3025 बटे 12 गुणित 15 बराबर आर, है ना। अब इसको जब आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 के पहाड़ा से भी आप काट सकते हैं, जैसे 5 एकम 5, 5 तिया 15, है ना। और 5 के से 3 30 25 को जब भी आप छोटे नंबर को क्या करेंगे, जब भी आप छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग देते हैं तो कई बच्चे क्या कर देंगे, इसको देखिए सीधा सीधा कर देंगे, 5 6 का 30, है ना, 5 6 का 30 और 5 पंचे 25, क्या कर देंगे, 5 6 का 30, 5 पंचे 25, मेरी बात को सुनना, 5 6 का 30 और 5 पंचे 25 ऐसा कर देंगे बच्चे, है ना। लेकिन अच्छा 2 मिनट, यहाँ पर ये 5 है ना, मैंने 12 पंचे 60 15 कर दिया है, इसलिए तो बोलूं गलत क्यों हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आर बराबर 3025 बटे 12 गुणित 5 बच्चों 5, है ना। तो जैसे इसको मैं क्या करूं, क्या बच्चे क्या करेंगे, 5 6 31 और 5 पंचे 25 ऐसा काट देंगे डायरेक्ट और बोलेंगे 65 आ गया, ठीक है। और 12 से फिर काट देंगे, है ना। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ऐसा होता है कि आप डायरेक्ट नहीं काट सकते, क्या नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं, एक साथ नहीं हो सकता है वो, क्योंकि छोटे नंबर से जब आप भाग देंगे, अच्छा 65 गुणित अगर मैं 5 करूं तो क्या 3025 प्राप्त होगा, नहीं होगा, तो 605 गुणित जब आप 5 करेंगे तो 3025 प्राप्त होगा। तो ये क्या होती है, छोटी मोटी गलतियां जो होती है बच्चे कर देते हैं, है ना, जिससे कि, ठीक है। तो ये गलती बच्चों आपको नहीं करना है। इसके बाद जब आप इसको भाग करेंगे, है ना, तो आपको आर बराबर 5% क्या होगा, 5% प्राप्त होगा, जो कि हमारा ब्याज है, क्या है, ब्याज प्रतिशत है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, पुनीत ने एक बैंक शाखा, ठीक है, पुनीत ने एक बैंक की एक शाखा में 2 वर्ष के लिए 300 रुपए प्रति माह का एक आवर्ती जमा खाता खोला। कितने वर्ष के लिए, हमारा सबसे पहले तो हमारे पास मूलधन P बराबर क्या आ जाएगा, 300 रुपए, 300 रुपए प्रति माह। N बराबर क्या आ जाएगा, 2 वर्ष, लेकिन प्रति माह है, मतलब 2 गुणित 12, 12 दूनी 24, ठीक है, ये हो गया। अब R बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 4% हो जाएगा, है ना। अब कितना प्रतिशत धनराशि प्राप्त होगा, अब यहाँ पर देखिए एक शब्द आया है आवर्ती, आवर्ती तो हमको पता है आवर्ती है मतलब सीधा ये सूत्र लगा दो, है ना, ये हमको पता है, तो हमने सूत्र लगा दिया, आवर्ती जमा खाता का सूत्र लगा दिया बच्चे। अब ये जो है बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 300 गुणित आर क्या है, 4 बटे 100 गुणित 1 बटे 12, एन क्या है हमारे पास 24, 24 धन 1 बटे 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 300 गुणित 4 बटे 100, इसको काट देते हैं यहाँ पर 3 बार हो जाएगा, गुणित 1 बटे 12 धन 24 गुणित 25 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बार, ठीक, कट गया, ठीक है। और ये भी कट जाएगा, 3 चौक 12, ठीक है। ये 4 से 4 भी कट गया, क्या बचा, 12 गुणित 25, 12 गुणित 25 जब आप करेंगे तो 300 रुपए क्या हो जाएगा आपको, 12 गुणित 25, देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 300 रुपए, है ना। अब 300 रुपए क्या है, हमारा ब्याज है ना। अब 300 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ, साथ में 300 रुपए उन्होंने मंथली किया था, तो 300 गुणित 24, है ना, धन 300 रुपए, 300 गुणित 24 कर देंगे तो 24 दिया क्या हो जाएगा, 72, है ना, 7200 धन 300, तो क्या हो जाएगा 72, 73, 74, 75 डबल 0, क्या हो जाएगा 7500 रुपए, उसको टोटल क्या हो जाएगा, धनराशि प्राप्त हो जाएगी। समझ आ रहा है बच्चों, समझ आ रहा है। मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग आवर्ती और सावधि जमा खाता से ब्याज गणना प्रतिशत, जो ब्याज प्रतिशत जो है वो गणना करना आर, है ना, सीख चुके हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आर का फिर से गणना करने बोला है ना, तो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बच्चों, तो ये चीज आपको क्या है, खुद से हल करना है। देखिए, ठीक है, जो क्वेश्चन आए हैं या जो क्वेश्चन नहीं आए हैं फिर भी आपको हल कर करके देखना है। आपको टाइप्स तो मैं पूरे समझा दे रहा हूं। जैसे यहां पर देखिए सावधि जमा खाता है, ये किसके लिए है, सावधि जमा खाता के लिए है। फिर यहां पर देखिए सावधि जमा खाता का, आवर्ती जमा खाता का हमने बनाया, सावधि जमा खाता का एक समझाता हूं मैं आपको। प्रश्न नंबर 11
एक व्यक्ति ने 20,000 रुपए एक वर्ष के लिए सावधि जमा खाता में जमा कर, सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता, ध्यान रखेंगे सावधि जमा खाता का सूत्र अलग है, आवर्ती जमा खाता का सूत्र अलग है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो, 6% वार्षिक, तथा ब्याज 6 माही संयोजित होता है। क्या होता है? 6 माही। अब एक वर्ष में 2 बार होगा और 6 माही मतलब ब्याज क्या हो जाएगा? आर का 50%, दैट मीन्स 3% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3%। तो नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि कितनी होगी? तो सबसे पहले हमको यहाँ पे पी मिल जाता है कितना? 20,000। क्या मिल जाता है? 20,000। एन क्या मिल जाता है? 2 वर्ष। ये जो देखिए यहां पर जो लिखा है ना 2 वर्ष, गलत लिखा है। यहां पर एन मिलता है 1 वर्ष और 2 छमाही। क्या मिलेगा? 2 छमाही। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक, एन मिलता है हमको 2 छमाही। ठीक है, फिर क्या? आर हमको 6%। क्या? 6% वार्षिक संयोजित होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 6/2, तो 3% है ना। छमाही के हिसाब से 2 बार संयोजित होगा। ठीक है, अब हमारे पास सूत्र क्या है? सूत्र है A बराबर P, है ना, 1 धन R/100 पूरे की घातांक n। P क्या है हमारे पास? 20,000। क्या है बच्चों? 20,000। 1 धन R क्या है? 3/100 और n क्या है? 2। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे। 20,000 100 धन 3/100 की घातांक 2, 20,000 103/100 पूरे की घातांक 2। ठीक है, अब इसको हम सीधा गुणा कर देते हैं। 20,000 गुणित 103/100 गुणित 103/100। ठीक है, 0 0 0 0, ये 0 0 0 0 पूरा कट गया। ठीक है, 2 गुणित 103 गुणित 103 जब आप कर देंगे तो आपको सीधा यहाँ पर हल प्राप्त हो जाएगा। 2 गुणित 103 103 क्या हो जाएगा? 21218। क्या है? इसको नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि। नियत तिथि पश्चात मिलने वाली धनराशि क्या होगी? 21,218 रुपए। कितने रुपए होगा? 21,218 रुपए। ठीक है, अब यहां पर देखिए बैंकिंग जो है हमारा हो चुका है। अब कर के ऊपर हम बात करेंगे। कर के ऊपर हम बात करेंगे बच्चों। देखेंगे ध्यान से, प्रश्न जो है थोड़ा सा लेंथी है, बड़ा है ना, बड़ा है, ये बोल सकते हैं, हार्ड तो नहीं है। ठीक है, तो बनाने में थोड़ा ध्यान देना है ना। और जब भी आप ये सब करेंगे तो गुणा करते टाइम ध्यान रखना कि नंबर ऊपर नीचे और ना हो, तो सही आंसर ना आने पर कई बार काट भी देते हैं। ठीक है, और सूत्र तो लिख के ही आना। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो कम से कम सूत्र लिख के आना, दिया है लिख के आना, सूत्र में पुट करके आ जाना जो वैल्यू दी हुई है। जैसे कि मान के चलो मेरे को नहीं आता है ना, मैं सावधि और आवर्ती जमा खाता का क्या करके गया हूं कि सूत्र याद करके गया हूं, तो मैं क्या करूंगा, कम से कम सावधि आवर्ती जमा खाता, जो प्रश्न मेरा आवर्ती दिखा तो दिया है वो लिख देना, फिर सावधि आवर्ती जमा खाता में उसको पुट कर देना। अब इतना जो बच्चा कर लेगा वो गुणा भाग तो कर ही लेगा, और चलो गुणा भाग नहीं भी हो रहा है तो कम से कम इतना कर लिया तो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5 नंबर तो मिल ही जाएगा। ऐसा तो नहीं कि 0 नंबर मिलेगा, कुछ तो मिल के आएगा, है ना, इसलिए करके ही आएंगे। अब देखिए वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर, ठीक है, मकान किराया भत्ता छोड़कर इसलिए लिखा हुआ है ब्रैकेट में क्योंकि मकान किराया भत्ता क्या होता है, उसको मिलता है ना, ठीक है, और शासकीय कर्मचारी को ही मिलते हैं, ऐसा गवर्नमेंट कर्मचारी और प्राइवेट जो होता है कई बार प्राइवेट में भी मिलता है। तो 4,10,000 रुपए है, वह प्रति माह 4,000 रुपए अपने सामान्य भविष्य निधि खाते तथा 24,000 रुपए वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है। ठीक है, 4,000 रुपए क्या करता है सामान्य भविष्य निधि खाते, 24,000 रुपए क्या करता है वार्षिक जीवन बीमा में, 25,000 रुपए का बचत पत्र खरीदता है। अब प्रधानमंत्री राहत कोष जो 100% कर मुक्त है, जिसमें कुछ भी कर नहीं लगता है, प्रधानमंत्री राहत कोष में 20,000 रुपए तथा एक वृद्धा आश्रम में 12,000 रुपए जिसका 50% कर मुक्त होता है, 50% दान करता है, 50%। प्रधानमंत्री में 100% कर मुक्त है, वृद्धाश्रम में 12%, 12,000 रुपए में 50% कर मुक्त है, मतलब उसके द्वारा अंत में देय आयकर की गणना कीजिए, सभी 1 लाख रुपए तक कर मुक्त है। आयकर की दरें निम्नानुसार है,
2 लाख रुपए में शून्य, 2 लाख 1 से 5 लाख रुपए तक 10% वार्षिक ब्याज, है ना, और 5 लाख 1 से 10 लाख रुपए तक 20% वार्षिक ब्याज। शिक्षा उपकर, ठीक है, ये देखिए पूरा दिया हुआ है, प्रश्न में ये दिया रहेगा आपको। शिक्षा उपकर देय आयकर का 2%, क्या है, देय आयकर का 2%। माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर देय आयकर का 1%, ठीक है। ये इतना आपके प्रश्न में पहले से दिया हुआ रहेगा। अब हम आगे आपको मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले कुल वार्षिक आय आप लिखेंगे, जो आपको दिया हुआ है 4,10,000 रुपए। इतना देर तक प्रश्न पढ़ने का मेरा यही कारण था कि आपको क्या क्या दिया है ये आपको सबसे पहले आप लिखना है, ठीक है। 4,10,000 रुपए में दान किया गया राशि, चलो 4,10,000 रुपए ये क्या है, टोटल इनकम। अब दान करता है जो कि 20,000 सीधा सीधा माइनस कर देंगे हम। क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि इसमें कोई भी कर नहीं है, 100% कर मुक्त है, जैसा कि प्रश्न में बताया। फिर वृद्धाश्रम में 12,000 रुपए देता है, जिसका 50% ही बस उसको क्या होता है, कर देना होता है, 50% ही उसको टैक्स देना है। तो 6,000 रुपए में बस देना है उसको, है ना, 6,000 रुपए में। तो 12,000 गुणित 50/100, और ये क्या हो गया, 26,000। 26,000 क्या है, 20,000 प्लस 6,000, इतना राशि क्या है, कुल उसने दान कर दिया। क्या कर दिया, दान कर दिया, जिसमें हम टैक्स नहीं लगा सकते। क्या नहीं कर सकते, टैक्स नहीं लगा सकते। शेष आय क्या बचा, 4,10,000 में 26,000 माइनस कर देंगे तो 3,84,000 रुपए जो थे बच्चों, उसको क्या हो जाएंगे, उसमें हम टैक्स लगा सकते हैं। अब आगे देखते हैं और कि सामान्य भविष्य निधि में जमा क्या करता है, 4,000 रुपए करता था प्रति माह, 48,000 रुपए। जीवन बीमा प्रीमियम 24,000 रुपए सालाना। राष्ट्रीय बचत पत्र में 25,000 रुपए जो खरीदा था वो, तो कुल जमा राशि कितना हो गया, 97,000। अब कर योग्य राशि क्या बच गई उसकी, 3,84,000 में 97,000 माइनस कर दिए तो 2,87,000 रुपए हमारे पास कमा रहा है वो। टोटल साल का कितना कर रहा है, 2,87,000। तो ये क्या है, आपको जोड़ना घटाना है, इसलिए ये सब चीजें 4,000 रुपए दिया, 24,000 रुपए दिया, 25,000 रुपए दिया, ये सब चीज इन्होंने क्यों लिखा, क्योंकि हम इसको सीधा सीधा इससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब आयकर की गणना सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए में शून्य लगा, कितना लगा, शून्य, नहीं लगेगा उसको कोई भी आय। 2 लाख रुपए में शून्य लगेगा बच्चों, उसमें कोई भी आय नहीं लगेगा। जैसे कि देखिए 2 लाख रुपए तक शून्य। अब 2,87,000 में से हम 2 लाख रुपए माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं, तो कितना बचा, 87,000 में कितना रुपए लगेगा, 10%। 10% कितना आएगा इसका, 8,700। 87,000 रुपए में 10% ब्याज लगाएंगे, 0 0 कट गया, है ना। 8,700 रुपए में क्या होगा, इसका ब्याज मिला हमको, क्या मिला, 8,700 रुपए। इसको सॉरी जो इसका 10% देगा। फिर शिक्षा उपकर प्लस माध्यमिक उच्च शिक्षा उपकर, ठीक है, 2%, 1%, आयकर का 3%। आयकर का क्या हुआ, 8,700 का 3%, 261 रुपए, ठीक है, इसका 3%। शिक्षा उपकर देगा और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर जितना भी उसको लगाए थे उसमें 3% और, तो 8,700 रुपए में 3% और लगाएंगे तो 261 रुपए होगा। 8,700 का 3%, और वो 261 रुपए को हम क्या कर देंगे, कुल दे आयकर क्या करेंगे, जो 10% लगाए थे उसमें हम जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये 8,961 रुपए क्या करेगा, हमको आयकर देगा। ठीक है, ये जो है बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि बड़ा प्रश्न है ना। ऐसे प्रश्न आपको जैसे कि प्रश्न नंबर 3 है ना, 2 प्रश्न, 1 प्रश्न हो गया, और ये जो है प्रश्न नंबर 2 तो नहीं आया है, 3 जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, 2017 में आया था, और फिर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है दोबारा, है ना। तो चलो जो प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 हम देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 भी बच्चों 2025 में आया है हमारा प्रश्न नंबर 3, और 2017 में आया है प्रश्न नंबर 4। तो 2025 के सेट एबीसी तीनों में आया था, ठीक है। चलो मैं आपको समझाता हूं। प्रश्न नंबर 3,
ठीक है बच्चों, तो चलो प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, जिसमें क्या है 2025 के सेट एबीसी तीनों में आया है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय क्या है? 3,60,000 रुपए। ठीक है, शासकीय कर्मचारी है, उसने 20,000 रुपए जीवन बीमा पॉलिसी, वार्षिक मतलब एक ही बार कैलकुलेट करेंगे, 4,000 रुपए प्रति माह सामान्य भविष्य निधि, मतलब 4 प्रति माह मतलब ये एक साल में 12 बार इसको कैलकुलेट करेंगे, 12 चौक 48, दे आयकर की गणना कीजिए। ठीक है, जिसमें यदि आयकर की गणना पूर्व के सामान्य भविष्य निधि एवं जीवन बीमा में आदि में नियोजित राशि का अधिकतम 1 लाख रुपए कर मुक्त हो। ठीक है, अधिकतम 1 लाख रुपए तक अगर वह क्या करता है, भविष्य निधि और जीवन बीमा में नियोजित करता है, तो वो क्या होता है, कर मुक्त होता है। ये आयकर की दरें निम्नानुसार है। ठीक है, 2 लाख रुपए पर कोई आयकर नहीं, 2 लाख 1 से 5 लाख में 10%, और 5 लाख 1 से 10 लाख तक 20%। ठीक है, शिक्षा उपकर दे आयकर का 3% है। ठीक है, सीधा सीधा बता दिया 3% है, जैसे कि उसमें क्या किया था 2% और 1% बताया था। कुल वार्षिक आय इन्होंने कमाया 3,60,000 रुपए। ठीक है, छूट हेतु जमा राशि 48,000 रुपए, जो सामान्य भविष्य निधि प्रति माह 4,000 रुपए कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसको आप 12 बार कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि साल भर में 12 बार देंगे। ठीक है, और जीवन बीमा 20,000 रुपए, दोनों को जोड़ के 68,000 रुपए आता है, 68,000 आता है, जो कि 1 लाख रुपए से कम है। ये तो कर मुक्त है। तो क्या कर देंगे, इसको 3,60,000 से 68,000 को माइनस कर देंगे। क्यों किया 68,000 को माइनस? क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर जीवन बीमा या फिर सामान्य भविष्य निधि में या फिर जीवन बीमा में जो भी नियोजित करता है राशि, तो उसको क्या करते हैं कि हम 1 लाख रुपए तक कर मुक्त रखते हैं। क्या है, कर मुक्त, जैसे कि प्रश्न में बोला है। तो हमने इसको क्या किया, सीधा सीधा उसके आयकर में से माइनस कर दिया। ठीक है, अब 2,92,000 रुपए इन्होंने कमाया। अब 2 लाख रुपए तक तो क्या है, इनको 0 रुपए लगना है, शून्य। तो 2,92,000 माइनस 2 लाख, तो बचा 92,000। अब 92,000 में हमको क्या है, 10% क्या है, इनको वार्षिक ब्याज लगेगा, तो वो आता है 9,200। अब शिक्षा के लिए इन्होंने 3% और हम इसमें कर दिया, तो 276 रुपए। 276 को इसमें जोड़ देंगे तो 9,476 रुपए इनको क्या है, हम क्या करेंगे, इनसे वार्षिक आयकर लेंगे या फिर दे आयकर, इनका क्या होगा 9,476 रुपए। ठीक है, सरल है बच्चों, बहुत ही सरल है। आपको प्रश्न को देख करके क्या है कि बनाना है ना, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए, जैसे रमेश की कुल आय क्या थी, 3 लाख रुपए। यदि वह 1,000 रुपए प्रति माह करता है, तो अब देखो यहीं पर देखिए भविष्य निधि 1,000 रुपए प्रति माह है, तो 12 गुणित 1,000 कर दूंगा, 12,000 हो गया। प्रश्न को देखते रहेंगे। उसने 12,000 रुपए वार्षिक जीवन बीमा पॉलिसी वार्षिक कर दिया, तो इसको एक ही बार लेंगे। यदि 1 लाख रुपए तक 1,50,000 रुपए तक कोई आयकर नहीं है तथा 1,50,000 से अधिक आय पर 10% की दर से आयकर हो, तो सभी बचत पर छूट की अधिकतम सीमा, ठीक है, क्या है, 1 लाख रुपए। तो उसके द्वारा दे आयकर की गणना कीजिए, जहां शिक्षा उपकर दे आयकर 3% है। सबसे पहले देखिए कि 1,50,000 रुपए तक कोई आयकर नहीं है, जैसे उसमें टेबल बना था, इसमें टेबल बना के नहीं लिखा है। उसके बाद 1,50,000 से अधिक में 10%, सीधा 10%। तो सबसे पहले 3 लाख रुपए ये कमाते हैं, कौन, रमेश। हाँ, रमेश जो है 3 लाख रुपए कमाते हैं, जिनकी भविष्य निधि 12,000 रुपए और 24,000 रुपए इसको माइनस करते हैं, 2,76,000 रुपए होता है। 1,50,000 तक कोई भी आयकर नहीं है, तो 2,76,000 रुपए में से हमने क्या कर दिया, 1,50,000 माइनस किया, तो 10% क्या आया, 1,26,000 में 10%, 12,600 रुपए इनको क्या करना पड़ेगा, आयकर देना पड़ेगा। लेकिन शिक्षा उपकर भी 3% देना है, तो जो 12,600 रुपए का 3% करके उसको हम जोड़ देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कुल दे आयकर। क्वेश्चन का समरी बता रहा हूं, क्या करना है आपको। अगर प्रति माह कोई जीवन बीमा कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप पहले 12 से गुणा कर देंगे। दूसरी बात, वार्षिक है तो नहीं करेंगे, फिर जो कुल आय जो उनका होता है उससे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब यहां पर एक चीज समझेंगे कि जैसे कि यहां पर देखिए, ये जो पूरा हमने किया सॉल्व, इतना करने के बाद आयकर आपका क्या है, जो भी प्रश्न अनुसार रहेगा, न कि आप खुद से 2 लाख रुपए 2,01,000 रुपए में 10%, ये याद करके नहीं जाना है। प्रश्न में खुद ब खुद दिया रहेगा, बस आपको गुणा भाग करना है। इतना सरल जो है कि आपको गुणा ही करना है, कुछ नहीं करना है, गुणा करना है, जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, जोड़ना है, घटाना है, बस आपको मेथड याद रहे। तो बताइए चैप्टर 8 में कुछ रह गया है क्या,
कुछ भी नहीं रह गया। तो जैसे कि मैं आपको बोला था कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या आता है, क्या आता है। ये देखिए आवर्ती जमा खाता का एक और है जिसमें ज्ञात करने बोला है, बहुत ही सरल है ना। प्रश्न नंबर 7 बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन में दे दिया, हालांकि है ये छोटा क्वेश्चन। अब जैसे कि मैं आपको बताया था कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपको क्या करना है बैंकिंग और कराधान से। क्या क्या बैंकिंग और कराधान से आपको सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति में ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इससे रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं। दूसरी बात, आवर्ती सावधि जमा खाता का आपको जो सूत्र है रटा होना चाहिए, क्योंकि उसमें से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं बड़े क्वेश्चन में, तो ऐसे जो ब्याज गणना करना है, आयकर गणना करना है, ये पूछे जा रहे हैं। तो आयकर गणना करने का आपको क्या है कि ये बनाने का बहुत ही सरल है। प्रश्न पूरा दिया हुआ होता है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, प्रश्न में पूरा दिया हुआ है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या लिखा है। अगर प्रति माह जमा कर रहा है तो 12 से गुणा करिए, वार्षिक है तो नहीं। और अधिकतर जो प्रश्न है उसमें क्या है कि क्या करते हैं, जो जमा राशि होती है जिसको भविष्य निधि या फिर वार्षिक जीवन बीमा जिसको बोलते हैं, उसमें कर नहीं लगता है। दूसरी बात, और आपको क्या करना है कि 3% जो शिक्षा उपकर है जोड़ना है बच्चों, है ना। अधिकतर बच्चे नहीं जोड़ते। 3% किसमें जोड़ेंगे, जितना वो आय देंगे, आयकर देंगे, उस आयकर का 3% और उसी आयकर में ऐड करके आपको जोड़ना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्या है बैंकिंग और कराधान से पूछे जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अध्याय 9 त्रिकोणमिति, है ना। ठीक है, चलो धन्यवाद।